नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है मतलबी बेटे बहू को सास का सबक। कनक कहती है, अम्मा जी जल्दी से सामान लगा लीजिए, अब आप हमारे साथ शहर में चल रही हो और अच्छा भी है, इस टूटे फूटे घर में तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। देखो ना, यह कच्चा घर कितना टूट गया है। कल थोड़ी सी बरसात हुई तो अंदर वाले कमरे में टपक टपक के पानी भर गया। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप और पिताजी इस घर में कैसे रह पाते थे। मेरे तो इस घर में 2 दिन काटना भी मुश्किल हो रहे हैं। तभी पास में बैठा हुआ अनीता जी का बेटा अमन कहता है, हाँ माँ, अब जल्दी से अपने कपड़े लत्ते एक बैग में रख लो और हमारे साथ शहर चलो। आंगन के कोने में बैठी हुई अनीता जी घर को छोड़ने की वजह से बड़ी ही उदास है। घर को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब नियति को यही मंजूर है। जब तक पति पत्नी का जोड़ा था तब तक तो वो गांव में अपने पति के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन महीने भर पहले ही उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से अब उन्हें बहू बेटे के साथ शहर जाकर रहना पड़ रहा है। हालांकि उनका शहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, बहू बेटों के अलावा उनका कोई भी नहीं है जो उनकी बुढ़ापे पर देख रेख कर सके। इसलिए बेटे ने उनसे कहा है कि तुम हमारे साथ शहर चलो, उधर ही रहना, इधर कहाँ अकेली रहोगे, और फिर शहर में गांव इतनी दूर है कि मैं बार बार तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं आ पाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ ही शहर चलो और इस टूटे फूटे घर में भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अनीता जी बेटे से कहती है, बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे इसी घर में थोड़े से पैसे लगाकर इसे ठीक करवा दो। पता नहीं शहर में मेरा मन लगेगा या नहीं, पूरी जिंदगी इसी घर में रही हूँ, इस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अनीता जी का इतना कहना था कि बहू भड़कते हुए कहती है, अम्मा जी, एक तो हम तुम्हें अपने साथ शहर ले जा रहे हैं, ऊपर से तुम हमें नखरे दिखा रही हो। यह तो शुक्र करो भगवान का कि तुम्हारे बेटे इतने अच्छे हैं कि तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार हो गए, वरना आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है। बड़ी उदास मन से अनीता जी कहती है, बहू मैं इसी घर में ब्याह कराई थी, इस घर में मुझे बड़ा ही मोह है। भले ही यह घर कच्चा है, लेकिन मेरे सपनों का घर है। इस बात पे बहू मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर यह टूटा फूटा घर तुम्हारे सपनों का घर है, फिर तो तुम मेरे शहर का घर देखकर पागल ही हो जाओगे। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। एक बार तुम मेरे शहर का घर देख लो, फिर कभी गांव आने की बात नहीं कहोगे। भगवान का शुक्र करो तुम्हें इतने अच्छे बहू बेटे मिले हैं जो तुम्हें अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। अनीता जी एक बार बेटे से फिर कहती है कि बेटा, फिर गांव की जो जमीन है उसका क्या होगा, कौन खेती करेगा। रे माँ, तुम उसकी चिंता क्यों करती हो, जब तक पिताजी थे तब तक तो वो खेती बाड़ी कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के गाँव में खेती बाड़ी करने जाऊँगा। साल 6 महीने में आकर के खेती को बुआई पर दे जाऊँगा, जो पैसे होंगे ले लूँगा। मैं इधर खेती करने के लिए गांव आने वाला नहीं हूँ। तभी पड़ोस की आशा काकी, जो कि आंगन में ही कुर्सी पर बैठी हुई है, सब लोग की बातें सुन रही है, तो वो अनीता जी से कहती, अरे अनीता, तू चिंता क्यों करती है, सच में तेरी बेटा बहू बहुत अच्छे हैं जो तुझे अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। अब तुम मुझे ही देख लो, तुमसे ज़्यादा उम्र की हो, 4 बेटे हैं, सभी शहर में रहते हैं और मैं इधर अकेली रहती हूँ। कितनी बार बेटों से कहा कि मुझे अपने साथ शहर ले चलो, तो कभी कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मेरी किस्मत तो भगवान ने सोने की कलम से लिखी है, जो तुझे बहू बेटा खुद से ले जा रहे हैं। अनीता जी मन ही मन सोचते कि आशा का ही सही तो कह रही है। बीच में तो उन्हें चलने फिरने में कितनी दिक्कत होने लगी थी कि वॉकर से चलती थी, लेकिन फिर भी बहू बेटे अपने साथ नहीं लेके अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रही है। कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर कोई बेटा आ जाता है, उन्हें देख जाता है, दवाई दे जाता है, उनकी देख रेख के लिए एक लड़की को रख दिया है। अनीता जी मन में सोचती है, आशा काके सही ही कह रही है, मुझे बेटे बहू के पास जाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आशा काकी की बातें सुन करके अनीता जी के मन में अपने बेटे बहू के घर जाने के लिए एक नया जोश आ जाता है और उसके मन की उदासी थोड़ी कम होती है। घर को छोड़ने का बोझ तो उनके मन में था, वो भी कम हो जाता है। वो खुशी खुशी बहू बेटे के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह ट्रेन की टिकट थी। बड़ी भारी मन से अनीता जी अपने गांव के घर को छोड़ करके
करके बहू बेटे के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। बेटे बहू का घर गांव से बहुत दूर है, जहां उनका बेटा नौकरी करता है। 24 घंटे का सफर तय करके अनीता जी बहू बेटे के पास उनके शहर पहुंच जाती हैं। उधर ऑटो करके सभी लोग घर तक पहुंच जाते हैं। अनीता जी की बहू कन्फर्स पर्स से चाबी निकालकर अपने नए घर का दरवाजा खोलने लगती है। अनीता जी पहली बार बहू बेटे के घर आई है। सच में बाहर से देखने में तो बड़ा घर ही शानदार लग रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखें करके बहू बेटे के घर के निहार रही थी। बेटे से कहती है, सच में बेटा तूने शहर में बहुत अच्छा घर बनवा लिया है। मैं तो पहली बार आई हूँ, बाहर से देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर तो कितना सुंदर होगा। हाँ माँ, मेहनत से पैसे अपना यह घर बनवाया है। अब आप घर के अंदर चलो। अनीता जी जैसे घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है तो कनक उनसे टोकते हुए कहती है, माँ जी अपनी चप्पल बाहर ही निकाल दीजिए। देख रही हो चप्पलों से कितना कीचड़ लगा हुआ है। घर के अंदर का फर्श गंदा हो जाएगा। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, सच में मेरी चप्पल बहुत गंदी है। अपने चप्पलों को उतार कर वो दरवाजे के बाहर ही रख देती है। घर के अंदर जाकर बैग सोफे के ऊपर रख देती है। यह देखकर कनक तमतमा जाती है और कहती है, माँ जी क्या कर रही हो? देख नहीं रही कितने महंगे सोफे हैं और तुमने अपना मैला कुचला मिट्टी में सना हुआ बैग सोफे के ऊपर रख दिया। पूरा सोफा गंदा कर दिया। अनीता जी झट से बैग को सोफे से उठा लेती है। कहती, बहू फिर मुझे अपना बैग कहाँ रखना है? बहू घर तो सच में बहुत सुंदर है, कितने सारे कमरे हैं, हॉल के कितनी बड़ी है। काश मैं तुम्हारे पिताजी के साथ भी इस घर में आई होती तो वो भी तुम्हारे घर को देखकर बहुत खुश होते कि बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है, इतना बड़ा घर बनवा लिया। वो तो खुशी से फूले नहीं समाते। हैं सुनकर कनक चिल्लाते हुए कहती है, हाँ घर बनवाने में बहुत पैसे लगते हैं और इस घर में हम दोनों के पैसे लगे हुए हैं, तब जाकर इतने अच्छे घर को बनवा पाए हैं। पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी टूटे फूटे घर में ही गुजार देते हैं। हमने नहीं होता ऐसे टूटे फूटे घर में रहना। देखो हमने घर नहीं महल बनवाया है। अनीता जी को साफ साफ समझ में आ रहा था कि बहू यह बात उन्हीं के ऊपर कह रही है, लेकिन अभी अभी वो बहू के घर आई है, कुछ भी बहू से कहना उचित नहीं समझती है। वो फिर से कहती है, बहू मुझे अपना सामान कौन से कमरे में रखना है? तो कनक कहती है, माँ जी ये सारे कमरे तो भरे हुए हैं। एक मेरा कमरा है, एक गेस्ट रूम है, एक मैंने भगवान जी का मंदिर रखा हुआ है और छोटे वाले कमरे में घर का एक्स्ट्रा सामान रखा है। अब ले देकर पीछे वाला एक कमरा बचता है तो उसी कमरे में चलो तुम्हारा सामान रख देती हूँ। कनक अनीता जी को घर के सबसे पीछे ले जाती है और एक छोटे से कमरे में उसका सामान रख देती है। 8 बाई 8 का वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान अटा पड़ा था। दरअसल अभी बहू बेटे का घर नया नया बना था तो घर बनाने में जो भी सामान बचा था, पेंट के डब्बे हैं, फर्नीचर, कुछ सामान है, सब कुछ इस कमरे में था। मात्र एक पलंग बिछाने की जगह थी और धोए से निकलने भर की जगह थी। कमरे में अनीता जी अपना सामान तो रख देती है, लेकिन उस छोटे से कमरे में उनका बड़ा ही दम घुट रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो गांव के बड़े बड़े आंगन वाले घर में रही है, तो उस छोटे से कमरे में उन्हें बड़ी घुटन हो रही थी। बाहर आकर बेटे से कहती, बेटा कमरा बहुत छोटा है, तुम्हारे घर में इतने सारे कमरे हैं, उन्हीं में से कोई एक कमरा मुझे दे दो। और वैसे भी वो कमरा घर के इतने पीछे है कि ना तो तुम मुझे दिखाई दोगे न बहू, अकेले बैठे बैठे मुझे घबराहट होगी। इधर किसी भी कमरे में रहूँगी तो तुम सब मुझे सामने दिखाई देते रहोगे, जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा। तो अमन कहता है, माँ जी मेरा ऑफिस का काम है, 4 लोगों का घर में आना जाना होता है, कभी किसी के साथ मीटिंग हो रही है तो कभी किसी के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, इसलिए घर में बाहर वाला कमरा तो हमने आने जाने वाले लोगों के लिए रखा है। बाकी के कमरे कनक ने तुम्हें बता दिए हैं कि सब भरे हुए हैं, अच्छा है कि तुम पीछे वाले कमरे में ही रहो। बेटे ने जब अनीता जी से ऐसा कहा तो उन्हें ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं। कितनी उम्मीद के साथ बहू बेटे के साथ अनीता जी शहर आई थी, क्या इसलिए कि उन्हें पराये की तरह पीछे डाल दिया जाए? गांव में शहर इसलिए आई थी कि गांव में अकेले उनका मन नहीं लगता है, और गांव से बहू बेटा भी उन्हें यही कहकर लाए थे कि शहर में अपने साथ रखेंगे। अपने साथ बहू बेटे ने रख तो लिया, लेकिन साथ रखकर भी उन्हें पराया कर दिया। इधर भी वो अकेले ही रह गई। अनीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब वो क्या करे।
न तो गांव में रह सकती और ना ही शहर में, अब जाए तो जाए कहाँ। खैर अपने मन को समझाती है कि बहू बेटे का ही घर है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, या बाद में मैं समझा बुझा कर सब ठीक कर लूँगी। अभी तो हम आए हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी मुझे कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ वो वहीं छोटे कमरे में चली जाती है। शाम को बहू खाना बनाती है, सबको खाने पर बुलाती है। अनीता जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। देखती है बहू ने खाने में बहुत ही चटपटा खाना बनाया है। छोले की सब्जी, साथ में पूरी और चावल है। गाँव में अनीता जी रात में हल्का फुल्का खाना ही खाती थी, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अब बहू ने खाना बनाया है और पूरे दिन इतनी सारी बातें हुई है जिसकी वजह से वो खाने को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहती थी, इसलिए चुपचाप से सब्जी और चावल खा लेती है। लेकिन पूरी रात उनके पेट में गैस बनी रहती है, जिससे वो ठीक से सो नहीं पाती। दूसरे दिन वो बहू से कहती है, बहू रात में भारी खाना खाने की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ है, अब तुम शाम में हल्का फुल्का खाना ही बनाया करो। कनक कहती है, नहीं माँ जी, तुम्हारे चक्कर में हम शाम को मूंग की दाल और लौकी तो नहीं खाने लगेंगे। तुम्हारा पेट खराब होता है तो तुम अपने लिए शाम को खुद ही हल्का फुल्का खाना बना लिया करो। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, नहीं अभी हम बूढ़े हैं, हम तो शाम को भी हैवी खाना खाते हैं। अनीता जी आज फिर बहू की बात सुनकर चुप रह गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटी बहू के घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में आई हो, जहाँ उन्हें बंधन में रहना पड़ रहा है। वो बहू बेटी के साथ हर तरफ से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात बहू बेटे की तरफ से हो जाती थी जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती। धीरे धीरे समय निकलता गया। अनीता जी को बहू बेटे के घर में आए 2 महीने बीत गए। वो भी बहू बेटे के घर में उसी के हिसाब से रहने लगी। शाम का खाना खुद ही बनाती, अपने छोटे से कमरे में ही रहती। बहू बेटा जैसा करता वैसे ही करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक देश थी कि बहू बेटे के साथ आकर खुश नहीं है। एक बार बहू बेटे से गांव जाने के लिए कहा तो बहू बेटों ने यह कहकर मना कर दिया कि अब गांव जाकर क्या करोगे, अब तो गांव का जो टूटा फूटा मकान था वो भी धराशायी हो गया होगा, रहने के लिए कमरा भी नहीं है, जो उधर जाकर क्या करोगे, हमारे साथ ही रहो। और हाँ, कल हमें किसी काम से बाहर जाना है, हम दोनों ही जाएंगे और रात तक आएंगे। घर के दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद रखना, जब तक हम आएंगे तो आने से पहले तुम्हें फ़ोन कर देंगे। दूसरे दिन बेटा बहू अपने काम से निकल जाते हैं और रात को 10 बजे तक घर वापस आते हैं। अनीता जी जब अपना खाना बना रही थी तो अपने साथ साथ बहू बेटे का भी खाना बना लेती है कि रात तक बहू हारी थकी ही घर आएगी। उनके लिए भी सादा खाना बना लेते हैं। कहाँ रात में आकर बहू खाना बनाने के लिए परेशान हो गई। यही सोचकर वो बहू बेटे के लिए भी तुरई की सब्जी और रोटी बना देती है। रात को बहू बेटा वापस आती है तो डाइनिंग टेबल पे अनीता जी सबके लिए खाना परोसती है, जिसे देखकर बहू बेटा दोनों ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, माँ तुमसे किसने कहा था हमारा मरीजों वाला खाना बनाने के लिए, हम लोग यह खाना नहीं खाने वाले, पूरे दिन से थके आ रही हैं। और तुरई की सब्जी देखकर मन खराब हो गया, इसको हटाओ इधर से, कहकर कनक कहती है, अमन तुम जल्दी से पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, आज वही खाकर हमें काम चलाना पड़ेगा। अनीता जी कहती हैं, बेटा बहू तुम लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाती हो, बाहर का ज़्यादा खाना खाने से नुकसान भी होता है, जितना हो सके घर का खाना और सादा खाना खाया करो। बहुत तेल मसाले वाला खाना खाते हो और महीने में 10 से 15 दिन तुम लोग बाहर का ही खाना खाते हो, यह तुम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कनक गुस्साते हुए कहती है, माँ जी हम पूरे दिन से वैसे ही थके हुए हैं, अब अपना लेक्चर देकर मेरा दिमाग खराब मत करो, उठाओ अपना यह सारा सा खाना और जाकर अपने कमरे में खाओ। अनीता जी एक नज़र बेटे की तरफ देखती है जो कि अपने फ़ोन में व्यस्त है। फिर अनीता जी खाने की थाली उठाकर कमरे में चली जाती है, लेकिन उससे वो खाना नहीं खाया जाता है। आज अनीता जी की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं कि मैं तो बहू बेटों के लिए अच्छा करना चाहती और वो दोनों मुझे भला बुरा सुना देते हैं। क्या बहू बेटे का भला सोचना गलत है? क्या बड़े होने के नाते मेरा उन्हें थोड़ा सा बहुत रोक ठोक लगाना करना गलत है? यही सब बातें सोचते सोचते अनीता जी बिना कुछ खाए ही सो जाती है। आधी रात को अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आता है। रात में अनीता जी ने रसोई में खाना बनाया था
और उसकी खिड़की बंद करना भूल गई थी। तूफान की वजह से खिड़की बहुत तेज दीवार से जा टकराती है और उसका कांच टूट गया। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बहू बेटे दोनों ही रसोई के में गए। अनिता जी घबरा गई कि इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आए, और वो भी रसोई में आ गई। देखा तो खिड़की का कांच टूट गया था, जिसकी वजह से बेटा बहू दोनों ही भड़कते हुए कहती, माँ जी तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। काम करने की कितनी मेहनत करके हमने अपना यह घर बनवाया है, एक एक पैसा जोड़कर एक एक चीज़ खरीदी है, और तुम्हें तो इस घर की किसी भी चीज़ की परवाह ही नहीं है। देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से किचन में इतनी महंगी खिड़की टूट गई। अब इसके कांच को लगवाने में कम से कम 5 से 10 हज़ार खर्च हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास इतना अच्छा घर था, खिड़की दरवाजे से टूटने का डर ही न था। आए दिन घर में कुछ न कुछ नुकसान करती रहती हो। तमतमाते हुए कनक कहती है, पता है अमन, हफ्ते भर पहले तुम्हारी माँ ने डिनर सेट का एक बाउल तोड़ दिया था। कितना महंगा डिनर सेट खरीदा था मैंने। मैं तो तुम्हारी माँ की हरकतों में बहुत तंग आ गई हूँ। खिलाते हुए कनक आगे कहती है, अमन एक काम करो, तुम अपनी माँ को गाँव ही छोड़ आओ। वो उसी घर में रहने के लायक है। उन्हें अच्छा घर और अच्छा खाना हजम ही नहीं होता, या उसी घर के टूटे फूटे घर में रहने और बीमारी वाले खाना खाने के लायक है। अमन में आकर तरेरते हुआ कहता, माँ कल तुम अपना सामान तैयार रखना, मैं तुम्हें कल ही गाँव छोड़ कर आऊँगा। माँ बहुत कोशिश की तुम्हें अपने साथ एडजस्ट करने की, लेकिन तुम तो हमारे साथ एडजस्ट हो ही नहीं पा रही हो। बिल्कुल गांव की गंवार हो, शहर में रहने की अकल ही नहीं है तुम्हें। कनक ने तुम्हारे साथ कितना एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम उसके साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाई हो। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा हुआ कि तुम गांव में जाकर ही रहो। अनिता जी कहती है, बेटा अब मैं गांव में जाकर कैसे रहूँगी, गांव का घर छोड़े हुए इतने महीने हो गए हैं। अगर तुम मुझे गांव में छोड़ना ही चाहती हो तो कम से कम एक पक्का कमरा तो बनवा दो, जहाँ मैं बरसात के समय आराम से रह सकूँ। तो कनक चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहते हुए अभी हमने अपना इतना महंगा घर बनवाया है, अब इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, पूरी तरह से EMI भी नहीं चुका पाए, और तुम्हें गांव में कमरा बनवाने की पड़ी है। हमारे पास गांव में कमरा बनवाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं। जैसे है वैसे में ही जाकर रहो। हाँ माँ कनक सही कह रही है। बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रसोई में खड़ी हुई अनीता जी को ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान बाहर नहीं, उनके मन के अंदर आया हो। अब अनीता जी के अंदर बेटी बहू का अपमान सहने की हिम्मत नहीं बची थी। कितने दिनों से वो बार बार ये सोचकर चुप रह जाती थी कि बेटा बहू धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन वो तो कुछ समझने की जगह हमें ही उल्टा सीधा सुना देते हैं और अपमान कर देते हैं। अब बस मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। मेरा गांव का घर जैसा भी है उधर ही चली जाऊँगी, वहीं रहूँगी। दूसरे दिन अमन उन्हें गांव छोड़ आता है और तुरंत ही वापसी का टिकट कराकर वापस भी आ जाता है। घर के आंगन में खड़ी अनीता जी बेटे को जाते हुए एकटक देखती रहती है कि बेटे ने जाते समय यह भी नहीं कहा कि माँ कुछ पैसे रख लो। घर के आंगन में इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी हो गई है, इसकी सफाई के लिए किसी को बुला लेना, घर के राशन पानी के लिए कुछ खरीद लेना। चुपचाप शहर के लिए निकल गया। खैर किस्मत का लिखा समझकर अनीता जी उसे भी स्वीकार कर लेती है कि देखते हैं आगे आगे बुढ़ापे में भगवान ने मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं भी इस परीक्षा में पास होती रहूँगी। भगवान ने जितनी जिंदगी दी है उतनी तो आराम से जीऊँगी। आज कहीं न कहीं गांव में आकर के अनीता जी एक सुकून की सांस ले रही थी। भले उनके घर पर छत न हो, लेकिन एक आज़ादी थी जो वो महसूस कर रही थी और खुश भी थी। पीछे मुड़कर घर को देखती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घास खड़ी हो गई है। अपने टूटे फूटे घर की साफ सफाई में जुट जाती है। इधर बेटा बहू भी आराम से शहर में रहने लगती है। धीरे धीरे समय निकलता है। एक दिन अचानक से अमन की तबीयत खराब होती है। कनक अमन को अस्पताल लेकर जाती है। पता चलता है कि बाहर का ज़्यादा खाने की वजह से उसकी लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर अमन से कहता है, अमन अब तुम्हें बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही हानिकारक है। तुम्हें अब घर का सादा खाना खाना चाहिए। बाहर का ज़्यादा खाना खाने की वजह से तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम हो गई है।
अगर तुमने आज अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाला तो आगे तुम्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर कनक घबरा जाती है और वो घर पर सादा खाना बनाने लगती है, जिसे गुरई को देखकर कनक और अमन नाखुश करते हैं। आज डॉक्टर के कहने पर उसी को खाने लगे, लेकिन किस्मत को यहाँ तक ही मंजूर नहीं था। अमन जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से अमन की नौकरी चली गई। अमन और कनक ने थोड़ी बहुत पैसे बचा कर रखे थे, जिसे उन्होंने कुछ दिनों तक घर की EMI और दवाइयों का खर्चा चलाया, लेकिन एक समय के बाद उसके बैंक के पैसे भी खत्म हो गए। अब उनके पास पैसे आने का कोई जरिया नहीं बचा था और इधर बैंक में नोटिस पे नोटिस आ रहे थे EMI भरने के लिए। हालांकि इस बीच में अमन दूसरी नौकरी के लिए जगह जगह अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अमन ने चारों तरफ हाथ पैर मार लिए, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अब तो उसके पास पैसों के लाले पड़ गए, हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। तभी कनक उसे सलाह देती, अमन हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे आने का एक रास्ता है, जिसे हम अपने घर के EMI के पैसे भी चुका देंगे और तुम्हारी दूसरी नौकरी देखने के समय मिल जाएगा। अमन चकित होते हुए कहता, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? हमारा घर 2-4 लाख का नहीं, पूरे 1 करोड़ का है, जिसके लिए हमने बहुत सारा लोन लिया है। अगर हम किसी से उधार भी लेंगे तो वो भी हमें इतना पैसा नहीं देगा। 1-2 लाख तो सब दे देते हैं, पर बड़ा अमाउंट उधार में कोई नहीं देता है। तो मुस्कुराते हुए कनक कहती, अरे अमन, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। गाँव में जो तुम्हारे पिताजी की ज़मीन थी वो कब काम आएगी? वैसे भी गांव की ज़मीन पर खेती करने के लिए तो आप चाहते नहीं हो। आप ज़रूरत पड़ी है तो उस ज़मीन को हम बेच देते हैं और उसी ज़मीन के पैसे से हम अपने घर का लोन भी चुका देंगे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को वापस से पटरी पर ले जाएंगे। यह सुनकर अमन बहुत खुश होता है। अरे कनक, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये सब बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? लेकिन घर की सारी ज़मीन तो माँ के नाम पे। तो कनक कहते, तो क्या हुआ, माँ के नाम है? क्या अपने बेटे के लिए माँ ज़मीन नहीं बेच सकती? तुम गांव चलो, माँ को अपनी परिस्थितियों बताओ, वो तुम्हारी माँ है, ज़मीन बेचकर तुम्हारे घर से पैसे दे देगी। फिर क्या था, अमन और कनक अगले ही दिन टिकट कराकर गांव पहुंच जाते हैं और माँ से उसे टूटे फूटे घर को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका टूटा फूटा घर बना था वहाँ पर किसी ने पक्का मकान बना लिया है और बाहर से एक बड़ा सा स्टील गेट लगा है। उस घर को देखकर अमन थोड़ा सा परेशान होता है। फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि काका, इधर मेरा घर था और मेरी ही ज़मीन थी, तो इस पर किसने घर बना लिया? मैं तो 8-6 महीने पहले अपनी माँ को छोड़कर गया था। मनोहर काका कहते हैं, अरे बेटा, यह तुम्हारी माँ का ही घर है, वो देखो तुम्हारी माँ दरवाज़ा खोल रही है। यह घर तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले ही बनवाया है। यह सुनकर अमन और कनक दोनों ही चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने इतना अच्छा घर कैसे बनवा लिया, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। खैर, दोनों माँ को देखकर घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुँचते हैं, अमन माँ से कहता है, माँ, तुमने यह घर कैसे बनवा लिया? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? और घर बनवाने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, सारी बातें हम बाहर ही कर लोगे, घर के अंदर आओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। अनीता से दरवाजे को पूरा खोलते हुए कहती है। जैसे ही कनक अंदर जाने के लिए होती है तो अनीता जी कहती है, बहू, चलो अपनी चप्पल बाहर भी उतार दो, अभी अभी घर की साफ सफाई की है, घर गंदा हो जाएगा। कनक अपनी सास का मुँह ताकती रह जाती है। उसे अपनी सास पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज उसी सास का ही काम है, क्योंकि ज़मीन सास के ही नाम है, तो वो भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकती है। चुपचाप से चप्पल को बाहर ही उतार कर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर चारों तरफ घर को निहारती है। घर तो बहुत सुंदर बना लिया है। 2 कमरे, एक हॉल है, बड़ा सा आंगन है और एक किचन भी है। सुंदर सुंदर गेट और खिड़कियाँ लगी हुई हैं। जब कनक पूरे घर को निहार रहे थे तब अनीता जी कहती, बहू देख लो, अब तो हमने भी अपने घर में महंगे वाले खिड़की और दरवाजे लगवा लिए हैं। अब तुम मुझसे नहीं कह पाओगे कि मेरे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हैं। एक के बाद एक अनीता जी चुन चुन कर अपनी बहू को जवाब दे रही थी और कनक में चुपचाप आज सारी बातों को सुन रही थी। अमन सोफे पर मुंह लटकाए बैठा है
अनीता जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। चाय नाश्ता करने के बाद कनक सास को सारी आप बीती सुनाती है। माँ जी, आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब हो गई, बाद में नौकरी चली गई, बैंक वालों के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर हमें घर आना पड़ा। माँ जी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। बेटे की तबीयत के बारे में सुनकर अनीता जी को बुरा लगता है और वो कहती है, बेटा मैं तो तुम लोगों से पहले ही कहती थी कि बाहर का खाना मत खाया करो, सादा खाना खाया करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया करो, लेकिन तुम लोगों को मेरी रोका टोकी बुरी लगती थी। आज देखो, डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना कर दिया। काश तुम पहले ही हमारी बात मान ली होती तो तुम्हें आज यह दिन न देखना पड़ता। यह सुनकर अमन और कनक दोनों ही जमीन की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। अमन कहता है, माँ अब इन सारी चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है कि गांव में आपके नाम जो ज़मीन है उसे बेच दिया जाए और उसे बैंक का लोन चुका दिया जाए। जब हमारे हाथ में पैसे रहेंगे तो हमें भी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए समय मिल जाएगा, आराम से खर्च निकल जाएंगे। अनीता जी कहती है, बेटा कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो? उस ज़मीन का एक हिस्सा तो मैंने पहले ही बेच दिया है, उससे ही तो मैंने यह घर बनवाया है, और आधी ज़मीन जो बची है उसे मैं अपने खर्चे के लिए रखूँगी। अगर वो बेचकर तुम्हें दे दूँगी तो अपने खर्चे कैसे चलाऊँगी? और ज़िंदगी किसने देखी है कि बुढ़ापा कितना लंबा हो और बुढ़ापा कैसा हो? तो मुझे भी बुढ़ापे का भर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी बेटा, मैंने तुम्हें देख लिया, जब तुम पिछली बार मुझे छोड़ने आई थी तो पराई की तरह घर घास फूस वाले टूटे फूटे घर में छोड़कर चले गए थे। यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं, आज तुम्हारे पास खाना खाने के लिए भी सामान है या नहीं, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कुछ भी नहीं पूछा था। बस घर के आंगन में छोड़कर चला गया। तो बेटा, बची हुई ज़मीन मैं नहीं बेचूंगी, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि आज के समय में मैंने देख लिया कि औलाद से ज़्यादा सहारा तो संपत्ति का होता है। अगर संपत्ति हमारे पास है तो हम किसी भी तरह से अपना बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन अगर बेटे बहुओं पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे तो बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। मैं उस ज़मीन को बेचकर अब तुम लोग पर आश्रित नहीं होना चाहती, और वैसे भी तुम लोग साथ में रहकर देख लिया है, साथ रखकर तुम लोगों ने मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया है। अनीता जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बेटी बहू से ज़मीन बेचने का इनकार कर देती है। कहती है, बेटा मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे भी अपना बुढ़ापा देखना है। अगर आज मुंह में आकर मैं तुम्हारे लिए यह बेच दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी? माँ तुम हमारे साथ शहर चलना और शहर में ही रहना। यह बात सुनकर अनीता जी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, बेटा कौन सा शहर और कौन सा घर? तुम अपने इतने बड़े घर में मुझे एक कमरा भी नहीं दे पाती हो, नौकरानियों की तरह रखती हो मुझे, तुम्हारे घर में नहीं जाना। अनीता जी की दो टूक इनकार को सुनकर बहू बेटे गुस्से से भड़क जाती और कहती है, माँ जी तुमने घर की ज़मीन किससे पूछ कर बेची है? एक बार अपने बेटे से पूछ तो लेना चाहिए था। लेकिन अमन भी भड़कते हुए कहता है, हाँ माँ तुमने यह सही नहीं किया, तुमने ज़मीन को क्यों बेचा? अनीता जी कड़क आवाज़ में कहती है, मेरी ज़मीन थी और मुझे ज़रूरत थी, घर में न तो रहने के लिए कमरा था, ना खाने के लिए सामान, तो फिर मेरे सामने ज़मीन बेचने का ही रास्ता बचा था, सो ज़मीन बेच दो और अपने बुढ़ापे को सुधार लिया। बची हुई ज़मीन में अपने लिए रखूंगी। अनीता जी की बात सुनकर अमन और कनक कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। जैसा व्यवहार उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था, आज भगवान ने उसे सोच समेत वापस कर दिया है। जब कनक और अमन को यह समझ में आ जाता है कि माँ ज़मीन नहीं बेचेगी तो वो दूसरे दिन ही अपने शहर से आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो अनीता जी अपने बेटे के हाथ में 1 लाख रुपए रखते हुए कहती है, बेटा इन पैसों से तुम अपना इलाज करा लेना, क्योंकि माँ का दिल अपने बेटे को कभी भी दुखी होते नहीं देख सकता है। यह पैसे जो मैंने ज़मीन बेची है, कुछ तो घर बनाने में खर्च हो गए, कुछ पैसे मेरे पास बचे हुए थे। वैसे तो मैं इन पैसों की FD करवाने की सोच रही थी, जिससे ब्याज आता रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास खेती के पैसे आते रहेंगे, तुम इन पैसों से अपने अच्छे से इलाज करा लो। यह सुनकर अमन और कनक शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। वे नजरें उठाकर अनीता जी को देख भी नहीं पा रहे हैं।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया था, अपने घर ले जाकर कितना अपमान किया था, गांव में अकेला छोड़ गए। कभी माँ से यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन आज ज़रूरत पड़ने पे माँ ने पूरी 1 लाख उनके हाथ में दे दिए। आज अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अब माँ से माफ़ी मांगने लगता है। तो अनीता जी कहती है, बेटा ये पैसे मैंने एक माँ होने के नाते दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब जाओ और अपना अच्छे से इलाज करवा लो। बेटा बहू शहर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बुढ़ापे पे अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रखना चाहिए। पूरी तरह से बहू बेटे पे आश्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे पे पैसे ही है जो हमारे काम आता है। तो आपके पास थोड़ी बहुत जो संपत्ति है या पैसा है वो अपने पास बचाकर ज़रूर रखें। सब कुछ बच्चों को ना दें, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसे होंगे तो आप अपने हिसाब से खर्च कर पाओगे। तो दोस्तों, अनीता जी ने जो अपनी बेटी बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।